बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। कोरोना वायरस का खौफ एक तरफ, दूसरी तरफ मईशत बिल्कुल इस वक्त बदहाली का शिकार होने के बायस अवाम मजबूर और बेकस हो चुके हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा कुर्बानी अवाम दे रही है, गरीब आदमी दे रहा है, जिसका कारोबार बंद है, जिसका रोज़गार बंद है, और उसका रोज़गार बंद होने की वजह से उसे मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पिछले कई माह से मुल्क की मैशत ख़राब होने की वजह से अवाम इस बात पर आवाज़ उठा रहे थे कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। ऊपर से कोरोना वायरस ने आके सारा निज़ाम तलपट करके रख दिया है। आज इशाफिया कुर्बानी नहीं दे रहे, आज हुक्मरान कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि आम आदमी आप कुर्बानी दे रहे हैं। आम आदमी कुर्बानी इसलिए दे रहा है कि उसे ना रोज़गार मिल रहा है इन दिनों में, ना उसका कारोबार चल रहा है, ना उसे कहीं से इस वक्त वो सपोर्ट मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। अगरचे हुकूमत की तरफ से कुछ हज़ार रुपये मिलते हैं उन गरीबों को, कहीं राशन भी मिलता है, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स की अगर दुकान बंद है पिछले कई दिनों से, तो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाता होगा। एक दिहाड़ीदार मजदूर जो घर से निकलता था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसे घर में अगर बैठना पड़ा है तो वो किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसका शायद अंदाज़ा मैं भी नहीं कर सकता। और हम टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के लोग वो जो तज्ज़िये और तबसरे करते हैं वो भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी गरीब आबादी के अंदर जाकर देखें और उनसे पूछें जाके कि वो किस हाल में हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, जो दो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें भी जब अपनी लीडरशिप की तरफ देखना पड़ता है तो उनकी लीडरशिप आज भी दस्तों गिरबान नज़र आती है। वफाकी हुकूमत सिंध पर तनकीद करती नजर आती है, सिंध की हुकूमत गिले शिकवे लिए बैठी है वफाकी हुकूमत से। सियासी बयानबाजी अरूज पर है और वो जो दर्स देते हैं हर वक्त कि मुश्किल सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, उन्हें शायद इस बात की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी सियासी बयानबाजी तक ट्विटर पर बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर कौम को खुश करना चाहते हैं। शहबाज गिल साहब को देखें, अगर वो किस तरीके से सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं, फिर शैला रज़ा साहबा मैदान में उतरती हैं, उनका भी टारगेट क्या होता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी सियासी क़यादत कितनी संजीदा है इस मुश्किल सूरत हाल में। और सियासी क़यादत संजीदा भी कैसे हो, ना उनका रोज़गार मसला है, ना उनका दिहाड़ी का मसला है, ना उनके रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ना उनका मसला है, क्योंकि ये शाफिया की वो क्लास होती है जिसे शायद अंदाज़ा ही नहीं होता कि कीमतें कहाँ तक पहुँच जाती हैं या महंगाई की वजह से आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। आज भी एक टीवी चैनल पर, एक निजी चैनल पर, जो इस वक्त के एहतसाब के मशीर हैं हुकूमत के शहजाद अकबर साहब, उनका बयान सामने आया कि मरीम नवाज़ खामोश क्यों हैं, खामोश क्यों बैठी हैं, जायदादें उनकी बड़ी हैं लेकिन खामोश बैठी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें कहा गया कि वो टीटी के बादशाह है। अगर इन सूरत हाल में भी आप अपनी सियासी लीडरशिप के साथ लड़ना चाहते हैं, लड़ने के लिए बड़ा वक्त है। ये कोरोना वायरस की सूरत हाल से कौम निकलेगी तो सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ भी सकती हैं, तनकीद भी कर सकती हैं, लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में जब हुकूमत कहती है कि सब ने मिलकर चलना है, तो फिर वफाकी वज़रा के ऐसे बयानात क्यों जारी किए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें मजमूई तौर पर हमारा रवैया कैसा है, हमारा रवैया ऐसा है कि हम अपोजिशन को भी साथ नहीं बिठाना चाहते। उसके साथ साथ अगर मसाजिद के हवाले से उलमा की तरफ से मुतालबा किया जाता है कि कोई मसाजिद के निज़ाम को किसी एक अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से मसाजिद खोली जाएँ ताकि लोग नमाज़ पढ़ सकें, नमाज जुमा की अदायगी कर सकें, और उलमा को भी ऑन बोर्ड करने के लिए कितना दिन गुजर गए, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि उनसे बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता। हाँ, ताजरान के मसाइल सुनने के लिए हुकूमत के पास वक्त है, बड़े स्टोर्स खोलने के लिए हुकूमत के पास वक्त है। 9 से 5 बजे तक बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर हज़ारों की तादाद में लोग दाखिल होते हैं, तब कोरोना किसी को नहीं डसता। लेकिन अगर मस्जिद में जाके 50 नमाजी नमाज पढ़ लें तो लोगों को शायद इससे डर और खौफ पैदा हो जाता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा कि आखिर हमारी तरजीहात ऐसी क्यों हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। अंसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर अब्बास साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं। मज़हर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंसार अब्बासी साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, हुकूमत और अपोजिशन आज भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। सिंध की हुकूमत के खिलाफ वफाकी वज़रा बयान जारी कर रहे हैं। सिंध की हुकूमत की तरफ से वफाक को मुर्द निज़ाम ठहराया जाता है।
इस सूरत हाल में भी जब कौम इतनी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो, कुर्बानियाँ दे रही हो, भूख से अपना पेट काट कर फिर भी एक दूसरे की मदद कर रही हो, तो अपने सियासतदानों की तरफ देखे तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि हर तरफ नंबर स्कोरिंग है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश है। कैसी सूरत हाल है कि हमें आज भी एहसास नहीं है कि हम सियासत बाद में कर लें, पहले इस मुश्किल सूरत हाल से निपट लें। देखें, ये बड़ी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो कि पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। और आपने अपने इंट्रो में जिस तरह बताया, और बिल्कुल बड़ी जायज़ बात है कि इस वक्त कौम को मुत्तहिद होना चाहिए इस वक्त, और उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो मुत्तहिद हो और एक पेज के ऊपर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि वो नहीं हो पाया, और इसके लिए प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पता है और पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायलेमा पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ फ्रॉम डे वन रहा, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हालांकि मैं कोरोना के मुतालिक उनकी पॉलिसीज से, हालांकि बहुत से लोग उसको बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिसी मेरी जाती राय में एक बेहतर पॉलिसी है। लेकिन जो देखें, उनका इनिशिएटिव था कि वो इस मौके के ऊपर वो अपनी अपोजिशन पार्टीज को बुलाते, सबको पास बिठा के, तो एक स्ट्रेटजी, कलेक्टिव एक स्ट्रेटजी डिवाइस करते कि इस मुल्क से कि हमने किस तरह से इसको कोरोना के इस फितने को, या जो इतनी बड़ा जो हमारे लिए थ्रेट है, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है और हमारे लिए भी थ्रेट है, कि हम इसको किस तरीके से कन्फ्रंट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रॉम डे वन वो हाथ नहीं मिलाना चाहते, ना पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप से मिलाना चाहते हैं, ना वो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप से मिलाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये नहीं कि ठीक है, हर एक में खामियां होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में मसाइल भी होते होंगे, लेकिन मुझे और आपको देखें, या प्राइम मिनिस्टर साहब को बिलावल साहब अच्छे लगे या ना लगे, इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब उनको अच्छे लगे या न लगे, बट फैक्ट रिमेन्स कि उनकी एक फॉलोइंग है इस मुल्क में। उनकी पार्लियामेंट में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी जो कि फॉलोइंग है, तो उसके लिहाज से बेहतर ये था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब अपनी उसी वजह से, वही जो फ्रॉम डे वन उनकी एक, मैं जो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि एक अना का मसला है, वट एवर जो भी है, वो मसला उनका ख़त्म नहीं हो रहा, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी, और इसके पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी। और इस तरह के जो हालात हैं, आज भी आप देखें, जिस तरह कह रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है, फेस टू फेस, कोई तुक नहीं बनती कि आप फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इस तरह फेस टू फेस आपस में कन्फ्रंट करें। और इस किस्म के हालात, जब लोग मर रहे हैं, जब बहुत से लोगों के ये जो वायरस के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम एक ऐसे हालात देख रहे हैं जिसकी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और उसमें सबसे बड़ी जो रोल है वो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, मदर अब्बास साहब, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, शुरू में सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ की गई, फिर तनकीद का आगाज हो गया, और आज सिंध और वफाक आमने सामने दिखाई देते हैं। वफाकी वज़रा सिंध को टारगेट क्यों हैं? शुक्रिया रसूला। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक जो बड़ी बहुत ही अपेरेंटली वाज़ेह वजह समझ में आती है कि अगर आप बिल्कुल शुरू के पीरियड में देखें, यानी 26 फरवरी के बाद जब पहला केस रिपोर्ट हुआ, और उससे पहले जब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिस पे बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस भी थी कि जी चीन में फंसे पाकिस्तानियों को यहाँ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लेकिन उस वक्त एक अच्छा फैसला किया वफाकी हुकूमत ने, और उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक क्राइसिस खड़ा हो गया, जब ताफ्तान वाला मसला हुआ, ज़ायरीन का मसला हुआ, और फिर ये चीज़ें फैलती चली गई। और इस पूरे पीरियड में जो लॉकडाउन का, दुनिया भर में लॉकडाउन इफेक्टिवली करने की कोशिश की गई, तो जो सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, उसको अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने पसंद किया, उसको अप्रिशिएट किया। और उसकी वजह क्या थी? देखिए, लॉकडाउन का जो सिंध ने फैसला किया वो यूनिलैटरली नहीं किया, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को बशमूल हुकूमत के इत्तेहादी, जिनमें खुद हुकूमत पीटीआई भी शामिल थी, जिनमें एमक्यूएम पाकिस्तान भी शामिल थी, जिसमें जीडीए भी शामिल थी, तो उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेके फैसला किया। तो जब आप ऑन बोर्ड लेके फैसला करते हैं
ठीक है। तो फिर चाहे वो गलत ही फैसला क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट सब ओनरशिप लेते हैं कि जी हमसे पूछा जरूर गया। आज भी आप देखें, इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि कल या परसों MQM के डेलीगेशन से वजीर आला मिलते हैं, जमात इस्लामी का डेलीगेशन का वजीर आला, मुझे और सूबों में वो अपोजिशन और हुकूमत एक साथ चलती नजर नहीं आ रही। यहाँ तनकीद भी होती है हुकूमत पे, लेकिन उसके बावजूद भी एक राब्ता है, एक दूसरे से बातचीत है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, राब्ते में हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक चीज़ों को न्यूट्रलाइज भी करती है। और एकदम अचानक जो चंद वफाकी वज़रा ने अटैक किए, पहले ट्वीट्स के ज़रिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर थे। अगर उसके बजाय वफाकी हुकूमत खुद, और वफाकी हुकूमत ने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव लिए, इमरान खान के जो रिलीफ पैकेजेस हैं एक के बाद एक, उन पे बहुत मुस्बत राय आई है। दुनिया भर में इमरान खान की बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर सिर्फ माजी में चले जाएं, देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ कभी भी हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी नहीं रही है। और इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को काफ़ी हद तक हम जिम्मेदार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कितनी मुखालफत थी अपोजिशन की, लेकिन जब चीज़ों आइन बनाना हुआ तो सब ऑन बोर्ड थे। जब भुट्टो साहब को शिमला जाना हुआ तो सब ऑन बोर्ड थे। मोहम्मद खान जुनेजो का पीरियड ले लें, जब जेनेवा जाना हुआ तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों को। तो बात सिचुएशन ऐसी है, खुद 2005 में जब जलजला आया, जो क़यामत पाकिस्तान में जलजले पे गुजरी, उसके बाद ये सबसे बड़ी है। लेकिन उसमें तो 1-1.5 लाख लोग जो है वो शहीद हो गए। लेकिन उस वक्त भी आप देखें, हालांकि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त भी आप देखें कि ऑपोजिशन की जमातों का बड़ा मुस्बत रोल रहा, पूरे पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत रोल रहा। आज फिर अचानक क्या हो गया कि हमें हर जगह अफरा तफरी नजर आती है। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, जो सिंध कर सकता है, अगर सिंध ऑन बोर्ड कर सकता है तमाम सियासी जमातों को, उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकता है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, पंजाब में आपको कोई नज़र आया कि किसी ने दीगर सियासी जमातों से, अपोजिशन से बातचीत की हो इस क्राइसिस के दौरान, कुछ उनसे मशवरा लिया हो, कोई पॉलिसी बनाते हुए किसी की राय लेना गवारा किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2 शख्स कर सकते थे, परवेज अलई और चौधरी सरवर। इन दोनों ने इस सतह पे इस हवाले से कोई काम नहीं किया, और करना चाहिए था। जो कुछ भी अंसार अब्बासी साहब ने कहा और मदद साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, उसको दोहराना है का फायदा कोई नहीं है। लेकिन अफसोसनाक है कि जिस तरीके से वफाक के नुमाइंदे एक सूबे पर तनकीद कर रहे हैं, इनको इस बात का एहसास करना होगा कि उस सूबे में जो हुकूमत है वो इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, और वो वहाँ के अवाम को जवाबदेह भी है। अगर उसको इसी तरीके से इन्होंने खराब करना है तो फिर आप सिंध के जो इंतहा पसंद तबकात हैं, जो इस पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के हामी हैं सिंध के हवाले से, तो आप असल में गैर बिलवास्ता तौर पे उनको मजबूत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की डिफीट अगर यहाँ हो जाती है तो फिर किसी के बस में चीज़ें नहीं होंगी, और ये अफसोसनाक सूरत हाल होगी। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो कुव्वत, जो पावर्स वापस लेना चाहती है कुव्वतें, वो गैर मुनासिब होगा। 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात सूबों के पास गए हैं, और ये सूबा सिंध ने इसको इस्तेमाल किया। जब उसके पास इस्तेमाल करने की कुव्वत आप छीन लेंगे, ठीक है, तो फिर इंतहा पसंदों को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको बहुत वाज़ेह और साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं सिंध में फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जानता हूँ। पीपल्स पार्टी इसका आखिरी एक उम्मीद है वहाँ पे वफाक के साथ। बाकी किसी पार्टी में भी इतनी ना ताकत है, ना कुव्वत है, ना उनके इतने डीप रूट्स हैं इनके अंदर। ये बहुत खतरनाक खेल होगी कि जो खेल रहे हैं ना यहाँ पे बैठे लोग, वो इस कद काट के है ही नहीं। जो इतने बड़े बयानात, इतनी लंबी जबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। इमरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इमरान का ये ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट इलेक्शन हो सकता है, उसके बाद तो इमरान अपना एक ओल्ड मैन होगा, और पार्टी पता नहीं किस तरह, किस शक्ल में होगी नेक्स्ट इलेक्शन तक। लेकिन याद रखो, अगर इससे वफाक को नुकसान हुआ, या वफाक में कुछ ऐसे लोगों को मौका मिल गया जिन्होंने इंतहा पसंदी का रवैया अख्तियार किया, और उस ताकत और उस कुव्वत और उस पार्टी को चैलेंज कर दिया, और कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम तो इस्लामाबाद के साथ टक्कर ले नहीं सकते,
हमें इस्लामाबाद से टक्कर लेने दो। तो फिर मामला इतने बिगड़ जाएंगे कि इतनी दी लंबी जबानें जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये होंगी भी नहीं, इनको पता भी नहीं लगेगा ये कहाँ चले गए। लेकिन इफ्तिखार साहब लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कंफ्यूज्ड पॉलिसी हो, एक दूसरे पर तनकीद इस हद तक हो कि मुल्क की आपको अपने पाकिस्तान का एहसास ना हो, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म के ऊपर तो आती है ना कि वज़ीर आज़म खुद इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? ये बात निसार अब्बासी ने बहुत अच्छे लफ्जों में की, मजहर ने कही। देखिए यार, कश्मीर पे हमने क्या किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये तरीका तो नहीं है। अभी पिछले दिनों एक इजलास बुलाया, उसमें इजलास में फिर तकरीर करके उठ गई, ये कोई तरीका तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होता है, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, आपका भी प्राइम मिनिस्टर, उन लोगों का भी प्राइम मिनिस्टर है जो हमें सुबह से शाम गालियां देते हैं, और हमारा भी प्राइम मिनिस्टर जो सुबह से शाम तक उनकी गालियां खाते हैं। उसको देखना है क्या ये फेडरेशन जो है, जो 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल एक इलाका है, खिता है, इसमें यकजहती कौमी रखनी नहीं रखनी है, उसमें लोगों को बचाना है नहीं बचाना है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं सूबों से, लेकिन आपने सूबों को इख्तियारात दिए हैं आईनी तौर पे, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करना उनका हक बनता है। ये तो बहुत ज्यादती होगी और ये केस बन जाएगा। मैं इसलिए खौफजदा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें सुनी हैं, देखी हैं कि अब वो आदमी हाथ जोड़ रहा है। एक बात उसने हाथ जोड़ दी, उसने कहा खुदा का वास्ता है, लोगों की जानों के हवाले से मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ता हूँ। अब यार वो वजीर अल्लाह एक सूबे का क्या करे। और लेकिन अगर इफ्तिखार साहब उसी हाथ जोड़ने को अगर मजाक बनाया जाए तो फिर नहीं, मैं तो उसके खिलाफ हूँ ना दोस्त। मैं यही तो कह रहा हूँ मोहतरम, आपने भी, यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं तो आपके आगे एक रोना रो रहा हूँ। मैं आपको अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ कि हमें जो पाकिस्तान के हामी कुव्वतें हैं उनको ये एहसास दिलाना चाहिए हुक्मरानों को कि भाई ये जंग गलत जंग लड़ रहे हो। ठीक, जब इलेक्शन आएंगे ना 2023 में, लड़ लेना ये इलेक्शन और लड़ लेना ये जंग। आज ये मौका नहीं है। देखें क्या हो रहा है हमारे अपने पंजाब में, कौन परवाह कर रहा है जी लॉकडाउन की, इसलिए कि कहा जा रहा है ये अमवात गलत हो रही हैं। अगर एक जगह से सेक्रेटरीट से कहा जा रहा है कि जी अमवात को चेक किया जाए, हार्ट अटैक कितने हैं और किडनीज कितनी है, और सिंध अमवात को ज्यादा बता रहा है, ये क्या तरीका कार है? किसको खुश करना चाहते हैं? इससे तो भाई निजाम बिगड़ जाएगा बहुत। इफ्तिखार साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें भी बात करेंगे कि जो इस वक्त हमें IMF से सपोर्ट मिली, कुछ हमें फंड्स मिले, कुछ रिलीफ मिला, क्या उससे हम इस माशी जो मुश्किल सूरत हाल है इससे निकल पाएंगे या नहीं? इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। निसार अब्बासी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है, जायज़ा लिया जाएगा कि वज़रा की कारकर्दगी कैसी है। उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ भी प्लानिंग की जा रही है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बयानात तो सुनते सुनते शायद 18 माह गुजर गए, कार्रवाई आपको कहीं होती उस तरह से नज़र नहीं आती। फिर दूसरा, हमें जो IMF से रिलीफ मिला या कुछ हमें फंड्स मिले, माशी जो हमारा इस वक्त चैलेंज है, इससे हम निकल पाएंगे इससे? देखें, पहले तो जो गवर्नमेंट की अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात है, तो वो जिस तरह PMLN की गवर्नमेंट ने भी, आपको याद होगा, कहा था कि हम 100 दिन में 3 महीने के बाद एक इवेल्युएशन होगी कैबिनेट की और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको हम निकाल देंगे। तो ऐसा उस वक्त भी नहीं हुआ। और ये जब तब्दीली वाली गवर्नमेंट आई और जिन्होंने नए प्रेसिडेंट सेट करने थे, इनका भी आप देख लें कि इनका भी बिल्कुल वही केस हुआ। और कोई मुझे आप बताएं कि जब जिन लोगों को अगर फ़र्ज़ करें एक आध बंदे को निकाला, उनको दोबारा से री-इंडक्ट कर दिया, बिकॉज अगर फ़र्ज़ करें मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन चल गई और उनके मुतालिक, तो उसकी वजह से निकाल के वापस री-इंडक्ट कर लिया। और यहाँ तक कि आप देखें कि इन्होंने शुगर और वीट के बारे में बात की थी, तो आपको पता है कि वीट के बारे में जो इंक्वायरी है 3 रिपोर्ट्स उसकी हैं और वो कंक्लूसिव हैं। अभी जो नया कमीशन की बात है वो सिर्फ शुगर को देख रहा है, और जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वीट के बारे में, उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो उसमें चार्जशीट होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसमें तीनों जो PTI के फूड मिनिस्टर्स हैं, जो आजकल भी सैफरॉन के फेडरल मिनिस्टर हैं पंजाब के और KPK के, किसी एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ। पंजाब के जो हैं उन्होंने खुद रिजाइन किया, सिर्फ एक फेडरल सेक्रेटरी फूड को रिमूव किया गया। तो आई विश के वो अकाउंटेबिलिटी जिस बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो अकाउंटेबिलिटी कर दें, वरना अदरवाइज मैं एक और आपको बताऊं कि इनके कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बड़े मेजर स्कैंडल्स आए हैं।
लेकिन उनके बारे में किसी किस्म की कोई बात हुकूमत की तरफ से नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। रैब तो खैर ज़ाहिर है वो कहते हैं कि हम फेस और पता नहीं क्या व्हाटएवर, हम तो फेस तो देखते नहीं हैं, हम केस देखते हैं। तो ये जहाँ पे पीटीआई का मसला आता है तो मेरा ख्याल है वो फेस ही फेस देख रहे हैं कि क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग केसेस आप देखें होते हैं और वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, जहाँ तक इकॉनमी की बात है, देखें जी जी हम तो पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे इकॉनमी में, पाकिस्तान की जो हमारी माशी हालत थी और उसमें जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स हमें नज़र आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को जो धचका लगा इकॉनमी को, हमें भी बहुत सीरियसली इसने अफेक्ट किया। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में, जबकि हमारे हालात बहुत ख़राब डेफिनेटली हो गए हैं और पूरी दुनिया की जैसे कि इकॉनमी के हालात ख़राब हो गए हैं, हमें जो फिर आईएमएफ ने 1.4 बिलियन डॉलर्स का हमें अप्रूव कर दिया कर्जा हमारे लिए, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ एडीबी की तरफ से भी आ रहा है, और फिर इनकी वजह से जो बायलैटरल हमें और भी एक्सपेक्टेड है। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सूद इन्होंने 4% गिरा दिया, 13.25 से अब 9% कर दिया, तो मेरा ख्याल है। और फिर ऊपर से ये जो एक इनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री डिक्लेयर करके इन्होंने आज ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, मेरा ख्याल है कि इसके लिहाज से जितने बुरे हमारे हालात होने चाहिए थे, उन हालात में जिस तरह हमें स्ट्रगल करना चाहिए था आगे जाने के लिए ताकि हम दोबारा से रिवाइव करें, मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। और आई विश कि हमें कोरोना ज़्यादा मार ना दे। हालांकि ये तो दुनिया में किसी को पता नहीं कि कोरोना किस हद तक, कितने अरसा तक इस तरह के मसाइल चलेंगे, लेकिन अभी तक की जो 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 चीज़ें आ रही हैं माशी तौर के ऊपर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, अगर आपने काला धन सफेद करने के लिए पहले 1.5% पे एमएसटी दे दी, अब आपने क्या दिया, प्लाट खरीद ले जहाँ से मर्जी पैसे लाएं, तो ये तो आपको जो अमीर तबका है जिसके पास पहले से काला धन है वो सफेद कर लेगा। हुकूमत के पास क्या आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? देखें, पहले एक छोटी सी बात कर लूं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सस्टेन करने के लिए बेहतर पॉलिसीज़ ताकि फ्रूट्स लोगों को मिलें, उसके लिए मेरी ज़ाती राय में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले हम बात कर रहे थे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि आप अपोजिशन के साथ कम से कम मिल बैठे, बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर तक कम से कम आप एक दूसरे को, और आप हाथ मिलाने के, अगर आप कहें कि जी हम रवादार नहीं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो कैसे आप मुझे बताएं उसको की मईशत सस्टेन कर सकती है। तो जहाँ तक देखें आपने ये जो बात की ना कि काला धन, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इस बात का कायल हूँ कि आप फर्ज करें कि क्राइम का पैसा हो, करप्शन का पैसा हो, या टेररिज्म से रिलेटेड कोई पैसा हो, उसके ऊपर तो चेक करें। लेकिन चूंकि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, ये तो हर गवर्नमेंट में और रिपीटेडली पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमारी कोशिश की है कि इस मुल्क में हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को किसी तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए। और डॉक्यूमेंटेशन अगर होती है तो मैं आपको बताऊं कि ये इनिशिएटिव का फायदा ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल सही कहते हैं, या गवर्नमेंट, इससे नौकरियां जनरेट होंगी, पैसा आएगा, पैसा जब घूमेगा उसका ज़ाहिर फायदा अवाम को होगा, मुल्क को होगा। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये पीटीआई माजी में आप देखें कि एमनेस्टी के खिलाफ रही, मैं उस वक्त भी कहता था कि एमनेस्टी उस वक्त भी ठीक थी, इनके ज़माने में आई। अभी भी अगर ये एमनेस्टी की बात, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें देखें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसमें इन्होंने लिखा भी है कि पब्लिक ऑफिस फर्ज करें किसी ने होल्ड किया है, उसको ये आप एडवांटेज नहीं दे सकते, ये जो एमनेस्टी है उसके लिए नहीं होगी। तो बाकी सिर्फ प्लॉट का मैं आपको बताऊं नहीं है, प्लॉट के ऊपर आपको बिल्डिंग बनानी होगी, जो आज ऑर्डिनेंस इशू हुआ, ऐसा नहीं होगा कि प्लॉट आप ले रहे हैं, बिकॉज सिर्फ प्लॉट लेके अगर आप उसको एमनेस्टी देखें तो इसका नुकसान बहुत होगा इकोनॉमी को, बिकॉज वो पैसा कहीं आपको पता है गर्दिश नहीं करता। हमें वो पैसा लगना चाहिए जो गर्दिश करे, जिसमें लोगों की मजदूरियां मिले, जिनको नौकरियां मिले, जिसमें इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो करे। ठीक है मदर अब्बास साहब, अगर वफाकी वज़रा की जो महकमे हैं उनमें रद्दोबदल कर भी दिया जाता है, कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी? ये तो सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। एक वजीर अगर आपने एक महकमे से निकाला दूसरी जगह पे लगा दिया, एक वजीर अगर एक महकमा नहीं चला सका दूसरा कैसे चलाएगा? कुछ खबरें, कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिपोर्ट मांगी है उसके बाद कुछ वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए जाएंगे।
देखिए, यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, और सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, तमाम गवर्नमेंट्स का। ये जो रीशफल होता है, इसके माने क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि आप राइट पीपल एट द राइट प्लेस का अंदाज़ा ही नहीं है। यानी किसी को उठा के आप कोई भी मिनिस्ट्री दे दें। अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री देंगे तो किसी ऐसे आदमी को देंगे ना जिसका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसके पास वो सलाहियतें हैं, वो कॉम्पिटेंस है। या अब फ़र्ज़ करें अगर शफ़क़त महमूद बहुत पढ़े लिखे आदमी और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शफ़क़त महमूद को उठा के कोई आप ऐसी वजारत दे दें जिससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा हो, तो वो क्या करेंगे? तो जब आप रीशफल कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है? अगर कोई मिनिस्टर किसी एक मिनिस्ट्री में अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो दूसरी मिनिस्ट्री में अच्छा काम कैसे करेगा? ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया जब भी ये रीशफल हुए हैं। दूसरी बात, अभी आप जैसे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, यानी अंसार भी बात कर रहे थे, उस पर मुझे सिर्फ अपने एक दोस्त का ये मिसरा याद आ गया, इमारत की मरम्मत इस तरह की जाए सारे ऐप छुप जाएं। ये कराची के हवाले से मैं बता सकता हूँ और बाय एंड लार्ज बता सकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर खरबों रुपए की ज़मीन, ठीक है, अब बिल्डर्स ने वो कर लिया। आपने कहा कि पब्लिक सर्वेंट, और इस ऑर्डिनेंस ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट होल्डर जो है वो नहीं होगा, पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। वो कभी भी नहीं होते, उनके फ्रंट मैन होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो फ्रंट मैन की जो टर्म है, आप उठा के देख लें। मैंने कराची में बड़ा काम किया है। कराची में खरबों की ज़मीन इस तरीके से बेची गई है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बात बताऊं कि सिंध असम्बली ने गालबन 1 साल पहले एक ऐसा लॉ पास किया जिसके तहत क्लिफ्टन का एक इलाका पूरा, उसमें ये इजाज़त दे दी गई है कि आप जितनी चाहे हाई राइज बना दें। ठीक है, और वो इलाका बहुत ही बाअसर लोगों को उसका फ़ायदा होगा, वो नज़र आ रहा है। उसमें कई सौ जो है प्लॉट्स और बंगले जो है मार्क कर लिए गए हैं। आपको चंद सालों बाद वहाँ ह्यूज बिल्डिंग्स खड़ी नज़र आएंगी। इसीलिए इस शहर में कभी पानी का मसला हल नहीं हुआ, कभी बिजली का मसला हल नहीं हुआ। इस शहर में कभी लोगों को जो है वो अच्छी सड़कें, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, इसलिए कि हर मामला, हर पैसा, हर वो जो है वो ज़मीन पे खर्च किया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा उन बिल्डर्स को तो ज़रूर होगा। जाहिर है जब कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसमें लेबर को भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपकी मईशत कैसे खड़ी होगी? हमारे यहाँ बदकिस्मती से, इंतहाई अदब के साथ, हमारा बिजनेसमैन नेशनल ओरिएंटेड है ही नहीं। ठीक है, आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं। पाकिस्तान के अंदर आप पिछले 30-40 साल से कारोबारी लोग ही हुकूमतें कर रहे हैं ना। आप लाए बाकायदा कारोबारी लोगों को हुकूमत में, तो उन्होंने कौन सा इनकलाब लेकर आ गए ये लोग? तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, चूंकि हमारे यहाँ एक नेशनल फीलिंग्स उस तरीके से नहीं, हम नाम ज़रूर लेते हैं, हम बड़ा कौमी मफाद में काम करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पैसा आता है, बहुत अच्छी इमरान खान की ये कोशिश है, ठीक है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इसका पैसा जो है ये आम आदमी के लेवल तक ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बीच में रुकावटें इतनी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मईशत जो है ऑन पेपर तो ज़रूर खड़ी हो जाएगी, लेकिन क्या महंगाई आपकी आज से 2 साल बाद क्या 50% कम हो जाएगी? क्या लोगों की हालातें ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगी? क्या लोअर क्लास जो है वो मिडिल क्लास हो जाएगी? क्या मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास हो जाएगी? वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वफाकी काबीना का आर्डिनेंस की मंजूरी, सख्त कार्रवाई का फैसला कोई इम्पैक्ट डालेगा? लगता है आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वाकई कार्रवाई होगी इस आर्डिनेंस की मंजूरी के बाद? ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक करीब है, अब ज़्यादा कीमतें बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मैं बहुत छोटा सा था, पहला मार्शल इस मुल्क में लगा और इमरोज में पढ़ा करता था छोटा होने के बावजूद। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बहुत बड़े मार्शल के अहकामात मैंने अखबारों में पढ़े और कहा गया गोदामों को गोदाम उठा लिए जाएंगे, लोगों को उठा लिया जाएगा, और वो दिन और आज का दिन इनको कोई भी नहीं छेड़ सकता। असल हुक्मरान ही ये लोग हैं। ये जो पॉलिसी आज आई है घर बनाने के लिए,
ये मेरे लिए, पहले तो मेरे पास प्लाट के पैसे होंगे तो मैं घर बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, ठीक है, उसको लाएं और वाइट कर ले, बस खत्म। कि कितनी दफा हम ये सहूलत दे बैठे हैं इन लोगों को जो जखीरा अंदोज हैं, ठीक है, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो महंगी चीजें महंगी दवाइयां बेचते हैं, उनको हम ये 5वीं 6वीं 7वीं दफा इस मुल्क के 70 साल के अंदर ये मौका दे रहे हैं कि आओ और अपने पैसों को साफ करते जाओ। और वो भी इतने ढीठ हैं कि पैसे वाइट करने के बावजूद भी एक आना आपकी कंट्रीब्यूशन करने को तैयार नहीं कौमी सतह पर। और अभी ये बात बड़ी प्यारी मज़ा साहब कह रहे थे, मैं इसमें इजाफा कर दूं कि इतने अच्छे हालात हो गए हैं कि कोई लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने में दाखिल नहीं हो सकता। जब इन लोगों की हुकूमतें नहीं थी तो पहली हुकूमतों में कम से कम लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में दाखिल हो जाया करता था। ठीक, वक्त के साथ साथ ये तमाम अख्तियारात उस मजदूर से छीन लिए गए। और आप तो उन मजदूरों को छोड़ें, ये जो कोरोना के वाकया हुआ है इसमें जितने लोगों को निकाला गया है नौकरियों से, हर सतह पे हर जगह पे, वो कहाँ जाए, किस अदालत में जाए, किसको मिलता है पक्का लेटर काम करने का, कहाँ मिलता है कि वो जाके अपने हकूक के लिए फाइट कर सके। ठीक है, हाँ, सरमायादार अपने हकूक के लिए फाइट करता है बहुत सारी तंजीमों की शक्ल में, जिनके अख्तियारात की जो मालियत है वो करोड़ों रुपया होती है, और वो अपने जो मर्जी आती है उसके मुताबिक फैसले करवाते हैं, पॉलिसियां इक्तिसादी बनवाते हैं, SRO जारी करवाते हैं, SRO से फायदा उठाते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने सेक्टर में, जिससे मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक है ज़राअत का, मैं उसमें कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली नहीं देख रहा जिसमें मेरे देहातों की जो है ट्रांसफर आना शहरों को वो रुक जाए। मेरे देहाती वहीं पे बाईस जिंदगी गुजारें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे अस्पताल में रहें, अच्छी सड़कों पर गुजरें। मैं नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ कि सारे का सारा पैसा, आज देखें कितने खुश थे कुछ दोस्त कि जनाब आज डॉलर गिर गया, आज ये जो भी हमारे दोस्त ने कहा कि वो 9% पे आ गया, और ये जो भी आपको कुछ भीख मिल गई, कुछ भेज दो, पेंडिंग हो गई आपकी, इतनी खुशी का इजहार ट्वीट के जरिए हो रहा है। मैं हैरान हूँ, कौन है वो लोग? हम जानते हैं वो लोग कौन। ठीक है, तो सो मैं नहीं समझता कि कोई मैं इमरान खान को मुर्दा इल्जाम नहीं ठहरा रहा। ना इमरान खान ने पढ़ा है, ना उसको ये समझ है, ना वो इन मामलों को जानता है। क्रिकेट के बारे में जानता होगा, जरूर जानता होगा क्रिकेट क्या होती है और चंदा कैसे लेना है, उसको तरीका आता होगा। मुल्क चलाना, रियासत को चलाना, इसके अमूर को चलाना, जिसमें इक्तिसादी जो फील्ड है इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं ख्याल उसके बारे में वो जानता है, क्योंकि उसके सारे मुशीर बाहर से आए हैं, वो इंशाल्लाह बाहर चले जाएंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, मुझे एक और ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजहबी जमातें रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर नमाज तरावी की बात कर रही हैं, मसाजिद खोलने की बात कर रही हैं, हुकूमत उन्हें कब एतमाद मिलेगी, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। देर कर देता हूँ मैं, यानी उलमा कई रोज़ से हुकूमत से बातचीत करना चाह रहे थे, फिर उलमा ने चैलेंज दे दिया हम नमाज तरावी पढ़ेंगे, मसाजिद खोलेंगे। हुकूमत बैठ के बातचीत क्यों नहीं करना चाहती टाइम पे कि कुछ चीज़ें तय कर ली जाएं? क्योंकि स्टोर्स जब खोले गए बड़े बड़े स्टोर्स, तब उलमा की तरफ से ये एतराज़ आया कि अगर 9 से 5 तक बड़े स्टोर्स खोले जा सकते हैं तो नमाज जुम्मा भी पढ़ी जा सकती है। देखें, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा मैं बात करूंगा जो पहले बिजनेसमैन के बारे में बात की इफ्तिखार साहब ने भी और मदद साहब ने भी। जी जी, देखें, इसके ऊपर मेरा एक व्यू है। मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में ये जो होता है ना कि बिजनेसमैन की नेशनलिस्ट अप्रोच हो, तो ये नहीं, उनका दुनिया सारी में देखें पैसा जो होता है ना, लोग जो कारोबारी लोग होते हैं उनको अपना कारोबार बचाना है, पैसा कमाना ना, इसको हमें जुर्म समझना चाहिए। जो कारोबार लोग करते हैं, जो हमें तो बल्कि इनकरेज करना चाहिए। मैं जाहिर तौर से समझता हूँ कि लोग कारोबार करें, लोग नौकरियां, लोग फैक्ट्रियां लगाएं, लोग इंडस्ट्री लगाएं, ताकि उसका डेफिनेटली मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैं आपको बताऊं, मज़ा साहब कह रहे थे ना कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं
कि बहुत ज़बरदस्त तरीका ये होता है कि अगर आपने लोगों को जॉब देनी होती हैं और इकोनॉमी में आपने पैसे को गर्दिश करवाना होता है, तो उसमें बेस्ट जो सेक्टर्स होता है उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये ठीक वन है। ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स है। तो जहाँ तक ठीक। ये उलमा की बात की और ये जो गवर्नमेंट की, तो अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है। देखें कि कंसल्टेशन का हमारे यहाँ रिवाज रहा ही नहीं कि आपने कंसल्टेशन करनी है। यहाँ पे आप बैठ जाते हैं खुद बैठ के और फैसले करके, तो फिर जब फैसले अनाउंस करते हैं और फिर आप देखते हैं कि उनके ऊपर रिएक्शन आ गया, और जो जहाँ से रिएक्शन स्ट्रांग होता है और समझा जाता है, और जो जिस साइड से स्ट्रांग रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि हाँ चले हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और कोई ना कोई। सो अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने सिर्फ अपनी कैबिनेट और अपने ब्यूरोक्रेट से ही मशवरा करना होता है या उनकी कंसल्टेशन होती है। जब आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट का ताल्लुक तमाम आवाम से होता है। तो इस किस्म की जब लिए जाए, और फिर मजहब का मामला आपको पता है नाजुक है, तो मेरा ख्याल है कि पहले कंसल्टेशन के साथ करते उलमा हजरात के साथ, तो इस किस्म के हालात पैदा ना होते। ठीक है मजहर अब्बास साहब, बड़ा मुख्तर वक्त रह गया पुराने हमारे पास। ये उलमा के साथ इतनी दूरी पैदा क्यों की गई हुकूमत ने? हुकूमत तो दावेदार थी कि उलमा के साथ राब्ते में भी है, लेकिन हुकूमत को चैलेंज जो है वो उलमा की तरफ से आया। देखिए अगेन अनफॉर्चुनेट है, अभी भी वजीर आजम ने कहा कि अगले हफ्ते में मिलूंगा। शायद सदर साहब कल मिल रहे हैं, इससे हो सकता है इस मसले का हल निकला है, लेकिन उलमा को खुद भी अपने मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो जाहिर है आपको खुद ये सोचना चाहिए कि उसका दो ही ऑप्शंस हैं कि आप कितना समाजी फासला बरकरार रखवा सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। तो उलमाओं के बहुत मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वफाकुल मदारिस हो या दूसरे हों, उन्हें खुद भी ये देखना चाहिए कि क्या हज़ारों की तादाद में लोग ज़ाहिर है रमज़ान में आएंगे, ठीक क्या है। हम हज़ारों की तादाद में लोगों को मसाजिद में बुला के रिस्क तो नहीं ले रहे? क्योंकि और आपको सऊदी अरब की मिसाल आपके सामने है, ईरान की मिसाल सामने है, मलेशिया की मिसाल सामने है। उन मिसालों को सामने रखते हुए आपने फैसला करना है। दूसरी थोड़ी सी, जब ये अंसार बात कह रहे थे, देखिए पाकिस्तान में 1977 से लेके अब तक बिल्कुल ठीक। बिजनेसमैन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, उनसे पैसा इन्वेस्ट किया गया हुकूमतों के गिरवाने के लिए उसमें। तो जब आप बिजनेसमैन, जब आप दूसरे ममालिक की मिसाल देते हैं, तो वहाँ जो लेबर को प्रोटेक्शन हासिल है, यानी लंदन में आप इस तरह निकाल के तो देखें लेबर को, इस तरीके से जिस तरह हमारे यहाँ निकाल दिया जाता है। आप जाके वर्किंग कंडीशंस देख लें, बल्दिया फैक्ट्री के बाद जो चीज़ें तय हुई थी, आज जाके पूरे साइट एरिया में एक फैक्ट्री दिखा दें आप मुझे कि जहां उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो जहां हम दूसरे ममालिक में वो जब बिजनेसमैन करते हैं तो जाहिर है बिजनेस कर रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा होगा, लेकिन उसमें फिर उस मुल्क की इक्तिसादी तरक्की भी हमें नजर आती है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन की तो तरक्की हमें नजर आती है, लेकिन हमें अपने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की नजर नहीं आती। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, मजहबी तबकात की तरफ से इस वायरस के दौरान तावन बड़ा किया गया। कहा जाता है कि हुकूमत को, जो भी हुकूमत ने कहा उन्होंने तावन किया, लेकिन फिर दूरियां क्यों पैदा हुई? कोई दूरी पैदा नहीं हुई, बस इमरान खान साहब अपनी टाइमिंग का फैसला करते हैं। वो चाहते हैं कि फैसला उनकी तरफ से नीचे जाए, और ये जो लोग समझते हैं ना कि उनकी कोई अहमियत है, वो एक दफ़ा शोर में चालें तो पता लग जाए कि उनकी अहमियत कोई नहीं, क्योंकि फैसला जो है वो जो होना है वो इमरान खान ने करना है। तो फैसला हो जाएगा 2-4 रोज में। लेकिन इतना इबाम पैदा क्यों हुआ अगर पहले फैसला कर लिया जाता? भाई इबाम पैदा हुआ है तो शोर मचा तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जब कोई अमल नहीं हुआ, कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कि पुलिस ने जाके रोकने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ गया। रियासत की 3 होती हैं तय, फौज, रेंजर एंड पुलिस। लोगों ने पहले वाले ही सबको उठा के वो गंदे नाले में फेंक दिया। वो मुस्कुरा रहे हैं, और जब वो देखेंगे कि अब मामला और बढ़ जाएगा तो कहेंगे मैं भी बैठा हूँ, और फिर जो वो फैसला करेंगे वो मान लिया जाएगा। तो फिर ताकत कहाँ से आई? ताकत तो वहीं से आई जिसका फैसला माना गया। इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ कराची से मौजूद थे। अंसार अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।